सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनीमि छंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसप्परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महामुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्ट देशावधि पर्यंत के जो स्थान है, उन स्थान के वर्णन के बाद अब वो जो स्थान होते हैं, वह स्थान जब उनको 19 कांडकों के माध्यम से आचार्य महाराज ने बताया, तो वह 19 कांडक बनाए क्षेत्र और काल के परिवर्तन के अनुसार। अब उस एक एक कांडक में उतना ही क्षेत्र रहता है, एक एक कांडक में उतना ही काल रहता है। तो वो ऐसे इस तरह से उसके 19 कांडक बने थे। उसके बाद बताया कि जो परमावधि ज्ञान है, वो परमावधि के जो द्रव मतलब स्थान है, वो देशावधि के अनुसार अलग अलग नहीं है। वो सभी स्थान मतलब उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों भी एक ही तरह से उतने ही प्रमाण में वो होंगे। तो कल हमने देखा था 412 नंबर की गाथा के आगे 412 नंबर में सिर्फ इतना पढ़ा था कि काल की वृद्धि होने पर चारों प्रकार की वृद्धि होती है। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती। द्रव्य और भाव की अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्षेत्र और काल की वृद्धि होने पर द्रव्य और भाव वृद्धि अवश्य होती है। फिर पढ़ा था देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है, उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना ही नियम से परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान विषय था। फिर 414 में पढ़ा था कि तेजस कायिक जीव की अवगाहना के भेदों का जितना प्रमाण है, उतना तेजस कायिक जीव राशि के साथ गुना करने पर जो राशि उत्पन्न हो, उतने ही परमावधि के भेद होते हैं। अब ये भेद कितने? ये भेद है असंख्यात। फिर देशावधि की भी असंख्यात भेद कह रहे, परमावधि की भी असंख्यात भेद कह रहे, तो अंतर क्या है? तो ये बताया कि ये असंख्यात कितना है? अग्निकायिक जीव के अवगाहना के जितने भेद है, उसमें अग्निकायिक जीव की जितनी राशि है, उसके साथ गुना करने पर जो राशि उपलब्ध हो, उतने ही परमावधि ज्ञान के भेद हैं। इनमें जो सर्वोत्कृष्ट अंतिम भेद में जो द्रव्य है, वह ध्रुवहार का प्रमाण होता है। मतलब जो उत्कृष्ट परमावधि में जितनी भी संख्या होगी, वो ध्रुवहार का प्रमाण है। तो हमने लिया था भाई, 3 से हमने गुना किया, 2 से किया, 4 से किया, 5 से किया, तो जो 14वें स्थान पर जो प्रमाण आ रहा था, जिससे हमने उसको डिवाइड किया, वही प्रमाण वहां पर आ रहा था। तो जो सर्वोत्कृष्ट परमावधि का जो सर्वोत्कृष्ट स्थान आता है, वही द्रव्य के ध्रुवहार का प्रमाण होता है। मतलब वही ध्रुवहार सब तरफ चलता है। परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का एक बार भाग देने से जो लब्ध या परमाणु मात्र द्रव्य आता है, वही सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है। यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु निर्विकल्प है। यहाँ पर जो भागहार है, वह गंगा महानदी के प्रवाह की तरह ध्रुव है। क्या बता रहे हैं
परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का एक बार भाग दिया तो परमावधि का उत्कृष्ट ध्रुवहार कितना था, मान लो हमने 3 से लिया तो 3 आया था। अब उसमें ध्रुवहार का एक बार भाग दिया तो 3 को 3 से भाग दिया तो उत्तर आया 1। तो यह सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है परमाणु मात्र, वो एक जो है यह ज्ञान, इसका विषयभूत परमाणु निर्विकल्प है। अब उसमें फिर भेद नहीं होगा, अब उसमें कोई भी भागहार नहीं होगा। यहाँ पर जो भागहार है ये गंगा महानदी के प्रवाह की तरह ध्रुव है। अब वो जाके अवस्थित हो गया, भाई गंगा नदी निकली थी गंगोत्री से और सागर में जाके मिल गई, और जैसे सागर में मिली अब उसका प्रवाह नहीं है, अब वो स्थिर हो गई, ध्रुव हो गई। ऐसे ही देशावधि ज्ञान के जघन्य से लेकर ध्रुवहार का हम भाग देते गए देते गए देते गए देते गए परमावधि के उत्कृष्ट पर्यंत। अब परमावधि के उत्कृष्ट में जब वो भागहार दे दिया, जो लब्ध हमको प्राप्त हुआ वो एक हुआ, अब वह परमाणु है, अब वो निर्विकल्प है, अब उसमें हम भेद नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस तरह गंगा महानदी हिमाचल से निकलकर अविच्छिन्न प्रवाह के द्वारा बहता हुआ पूर्व समुद्र में जाकर अवस्थित हो गया उसका जल, इसी तरह यह भागाहार भी जगन्य देशावधि ज्ञान के प्रमाण द्रव्य प्रमाण से लेकर आगे सर्वावधि के द्रव्य प्रमाण पर्यंत अविच्छिन्न रूप से जाते जाते परमाणु पर जाकर अवस्थित हो गया है। क्योंकि अवधि ज्ञान के भेदों में यह सर्वावधि ज्ञान अंतिम भेद है। देशावधि या परमावधि की तरह इसमें भेद नहीं है, अतएव यह निर्विकल्प है और इसका विषय पुद्गल परमाणु भी निर्विकल्प ही है। अब जो पुद्गल परमाणु आया वह निर्विकल्प है, अब वह जो परमाणु है वह परमाणु अविभागी प्रतिच्छेद है, उसका भी दूसरा टुकड़ा नहीं होता है। इतने सूक्ष्म परमाणु वह सर्वावधि ज्ञान जो है तो जान रहा है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था परमावधि के जितनी द्रव्य की अपेक्षा से भेद है उतने ही भेद क्षेत्र की अपेक्षा से है, उतने ही भेद काल की अपेक्षा से है, परंतु उनका विषय असंख्यात गुणित क्रम है। मतलब पहले से अगला भेद असंख्यात गुणित है। यद्यपि परमावधि के भेद द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा बराबर ही है, फिर भी प्रत्येक उत्तर भेद में क्षेत्र काल का प्रमाण असंख्यात गुना है। असंख्यात गुणित क्रम से किस तरह से है यह अब बताते हैं। अब उसका उदाहरण इन्होंने दिया, किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प में, विवक्षित मतलब जो हमको निकालना है, जो भी असंख्यातवा भाग हमको निकालना है। अब इन्होंने क्या बोला, जो समझो हमने 14 भेद लिए थे, 14 में 7 देशावधि के थे, 7 परमावधि के हैं, तो 1 से लेकर 7 तक देशावधि, 8 से लेकर 14 तक परमावधि और जो 15वां है वो सर्वावधि। अब 8 से लेकर 14 तक परमावधि लिया। अब हमने ये कहा उसमें जो 10वें नंबर का है वो 10वें नंबर का 9वें नंबर से कितना अधिक है, तो 10वें नंबर का हमारे लिए क्या हो गया, वह विवक्षित क्षेत्र हो गया या वह विवक्षित काल हो गया। उस विकल्प में हमें क्या निकालना है, तो कह रहे हैं उस विकल्प में संकल्पित धन का जितना प्रमाण हो। संकल्पित धन कैसे निकलेगा, वो जितने नंबर पर है उतने नंबर पहले एक लाइन में लिखो। परमावधि के प्रथम विकल्प में संकल्पित धन का प्रमाण 1, दूसरे विकल्प में 3। क्यों 3? दूसरे में 2 होना चाहिए था, नहीं, पहला स्थान दूसरा स्थान, अब पहला और दूसरा इन दोनों को मिलाना 1 और 2 तो 3, तो दूसरे विकल्प में संकल्पित धन 3 आएगा। तीसरे विकल्प में संकल्पित धन 3 आने दो, 3 नहीं आएगा। 1 + 2 + 3 इनका उत्तर 6। तो जितने विकल्प बनेंगे उतने विकल्प को क्रम से रखना पड़ेगा और उसमें आपस में मिलाना है, तो ये संकल्प धन का प्रमाण है। तो संकल्पित धन का जितना प्रमाण हो उतनी जगह अवली के असंख्यात भागों को रखना पड़ेगा, फिर उनको परस्पर गुना करना है। जो राशि उत्पन्न हो
वही देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र या उत्कृष्ट काल के गुणाकार है। मान लो संकल्पित धन का प्रमाण है, तीसरे स्थान पर कितना देखना है, तो संकल्पित धन तीसरे स्थान पर 1 2 3, 3 रख दिए, इसका उत्तर आया 6। संकल्पित धन कितना हुआ 6। अब आवली के असंख्यातवें भाग को कितने स्थान पर रखना है, 6 स्थान पर। अवली का असंख्यात्वा भाग 1, अवली का असंख्यात्वा भाग 2, अवली का असंख्यात्वा भाग 3, अवली का असंख्यात्वा भाग 4, अवली का असंख्यात्वा भाग 5 और अवली का असंख्यात्वा भाग 6। ऐसे 6 स्थानों पर हमने रख दिया। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। अवली के असंख्यातवें भाग को 6 बार गुना कर दीजिए। तो ये अवली का असंख्यातवा भाग 6 बार गुना करेंगे तो अवली के असंख्यातवें भाग को 6 का पावर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको 6 से गुणित कर देने से अब यहां पर एक राशि हमको प्राप्त होगी। वही राशि देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल में गुणाकार करना है। अब यहाँ पर अवली के असंख्यातवें भाग को 6 बार करने से, मतलब 6 का पावर देने से जो राशि प्राप्त हुई, तो देशावधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र था वह उत्कृष्ट क्षेत्र संपूर्ण लोक प्रमाण था, तो उसको इसमें गुणित करना है। अब इतना गुणित करने के बाद यह जो है सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र आएगा। यहां पर कल कुमकुम दीदी पूछती कि भाई लोकाकाश तो पूर्ण हो गया, अब 3 गुना कहाँ करना है, लेकिन लोकाकाश हो गया, ये संपूर्ण लोकाकाश, वह भी अंदर भी तो है। जब हम उसको 3D रूप में देखते हैं तो उसको आगे पीछे इस तरह से वो सब तरह से जाएगा। जैसे जो हमारा केवली समुद्र होता है वो संपूर्ण लोक प्रमाण होने के बाद संपूर्ण जहां पर होता है, नहीं तो पहले सीधा 7 राजू गया, नीचे 7 राजू गया, गया तो प्रमाण अभी, लेकिन अभी पूर्ण लोक उसने नहीं लिया है। इस तरह से उसमें गुणाकार भी होता है, ऐसा समझना। तो परमावधि के प्रथम विकल्प में संकल्पित धन का प्रमाण 1, दूसरे विकल्प में 3, तीसरे विकल्प में 6, चौथे विकल्प में 10, पांचवें विकल्प में 15, छठे विकल्प में 21, सातवें विकल्प में 28। इस तरह आगे भी संकल्पित धन का प्रमाण समझना चाहिए। परमावधि के जिस विकल्प क्षेत्र या काल का प्रमाण निकलना हो उस विकल्प में धन के प्रमाण बराबर आवली के असंख्यातवें भागों को रखकर परस्पर गुना करने से जो राशि उत्पन्न हो उस देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र या उत्कृष्ट काल के प्रमाण के साथ उसको गुना करने से परमावधि का वह विवक्षित क्षेत्र या विवक्षित काल आएगा। तो जब क्षेत्र निकालना है तो उसको देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुणित करना पड़ेगा। जब काल निकालना है तो उसको देशावधि का उत्कृष्ट काल, एक समय कम एक पल्य, उससे गुणित करना पड़ेगा। इस तरह से वह स्थान हमको प्राप्त होगा कि कितना है, कितना क्षेत्र है, कितना काल है उस स्थान में। तो जितने वह भेद विवक्षित हो वहां पर्यंत एक से लेकर एक अधिक अंक रखना है। सबको जोड़ देने से जो राशि उत्पन्न हो वही उसका विवक्षित भेद का संकल्पित धन होता है। जैसे प्रथम भेद का 1, दूसरे भेद का 3, तीसरे भेद का 6। अब इतनी बार अवली के असंख्यातवें भाग को रखना है, आपस में गुणित करना है, जो लब्ध हमको प्राप्त होता है उस लब्ध को पुनः, यदि क्षेत्र का है तो देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसको साथ उसको गुना करना है, काल का है तो देशावधि के उत्कृष्ट काल के प्रमाण के साथ उसको गुना करना है। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, मान लीजिए देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, अब हम बोल रहे संपूर्ण लोक, ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र मान लीजिए 10 है। कितना हमने पकड़ा, 10 स्क्वायर फीट। कितनी जगह पकड़ी, 10 स्क्वायर फीट। अब हमें परमावधि का जो तीसरा स्थान है तो तीसरे स्थान का क्षेत्र कितना है वो निकालना है। तो देशावधि के उत्कृष्ट स्थान के बाद परमावधि का पहला स्थान परमावधि का जघन्य स्थान आएगा, फिर परमावधि का दूसरा स्थान वो परमावधि के जघन्य से ऊपर का स्थान आएगा, और परमावधि का तीसरा स्थान हमको निकालना है। अब तीसरा स्थान वो आगे आगे असंख्यात गुना ये बता रहे हैं। अब क्या करना है, हमें तीसरे स्थान पर का पहले संकल्पित धन निकालना है।
तो पहला, दूसरा और तीसरा संख्या रखनी, 1 2 3। अब वह राशि कितनी हो गई? 6। 1 + 2 3 और +3 3। तो 3 + 3 6। तो अब आवली के असंख्यातवा भाग जो है, हम मान लीजिए 2। आवली का असंख्यातवा भाग हम कितना पकड़ रहे? 2। तो 2 को कितनी बार रखना पड़ेगा? 6 बार रखना पड़ेगा। 2 × 2 कितने हो गए? 4। फिर गुणित 2, 4 दूनी 8। फिर गुणित 2 कितने हो गए? 8 दूनी 16। फिर गुणित 2 तो 16 दूनी 30। फिर गुणित 2 तो कितने हो गए? 64। तो ये आवली का असंख्यातवा भाग 6 बार गुणित करने पर उत्तर कितना आया? 64। अब 64 को हमने जो इसका देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र वो माना हमने, कितना माना था? 10 स्क्वायर फीट माना था। और ये 64 आया। तो 64 को 10 से गुणित कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 440 स्क्वायर फीट जो है, यह स्थान आएगा परमावधि के तीसरे स्थान का उत्कृष्ट स्थान। इस प्रकार से काल यदि निकालना है तो इतनी बार उसको करके जो एक समय कम पल्ले है उसमें उसको गुणित करना है, तो वह काल हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वो बता रहे हैं। अब देखिए 418 नंबर की गाथा, इसको एक बार देखिए। गच्छ समातः कालीय, गच्छ समातः कालीय, काल यानी कालीय। गच्छ समातः कालीय, तिदेरून गच्छ धनमेत्ता, तिदेरून गच्छ धनमेत्ता, उभये वियय गच्छसय, उभये वियगच्छसय, धनमेत्ता होन्ति गुणगारा, धनमेत्ता होन्ति गुणगारा। एक साथ बोलेंगे। गच्छ समातः कालीय, तिदेरून गच्छ धनमेत्ता, उभये वियगच्छसय, धनमेत्ता होन्ति गुणगारा। देखिए, गच्छ समा, तक कालीय अतीते, रूप गच्छ धन मात्रा। गच्छ समा, गच्छ समा मतलब जो, गच्छ मतलब होता है जो हमको प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो गच्छ जो विवक्षित गच्छ है, उस गच्छ की संख्या को, उतने प्रमाण को विवक्षित गच्छ से तत्कालीय तिरे रून गच्छ धन मेत्ता। देखो यहां पर क्या बता रहे हैं, जो गच्छ संख्या है, गच्छ समा तत्कालीय तदीय, तिदे तिदे, तो तत्कालीय अतिदे। तो क्या करना है, जो भी गच्छ है हमारा, जो विवक्षित गच्छ है, उसकी जो भी संख्या होगी, उस प्रमाण का तत्कालीय, उस काल के प्रमाण में, उसके उस काल का जो प्रमाण होगा, उस काल के प्रमाण में रुऊन गच्छ, रुऊन गच्छ मतलब एक कम करके जो गच्छ आया उतना गच्छ मिलाने पर जो राशि हमको प्राप्त होगी, वह राशि जो है वह विवक्षित गच्छ की संख्या का मिलाने पर संकल्पित धन प्राप्त होगा। धनमेत्ता होन्ति गुनागारा, यही गुनागार का प्रमाण है। क्या बता रहे हैं, मान लीजिए, मतलब ये सीधी सीधी सी बात है कि जो संकल्पित धन है वो कैसे निकालना है। तो जो संख्या हमको प्राप्त करनी है, तो गच्छ समा जो विवक्षित गच्छ है, उस गच्छ की संख्या
कालीय, उस काल पर्यंत हमें गिननी है। मतलब वो एक 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 दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे हमने क्रम से रखी। अब एक कम करके वो गच्छ वापिस मिला देना है। यहाँ नीचे उदाहरण दिया, जैसे चौथा भेद विवक्षित है तो गच्छ के प्रमाण को चार का अव्यवहित पूर्व के भेद से में मिलाकर एक कम करने से 6 होते हैं। तो 4 को अव्यवहित पूर्व के भेद में 3 मिला दिए, मतलब 4 में 3 मिला दिए 7, फिर ऋण एक कम कर दिया तो 6। तो इनमें विवक्षित गच्छ प्रमाण को 4 को मिलाने से 10 होते हैं। 6 में फिर विवक्षित हमारा जो चौथा था वो विवक्षित है, तो इस गच्छ में 4 को हमने मिला दिया तो 10 हो गए। यही विवक्षित भेद का संकल्पित धन है। ये सीधी सीधी सी बात देखो, चौथा भेद हमको विवक्षित है तो चौथे को हमने लिया, इसको लिया 1, इसको लिया 2, इसको लिया 3, इसको लिया 4। 1 प्लस 2 3 हो गए, प्लस 3 कितने हो गए 6, प्लस 4 10। तो संकल्पित धन जो है वो 10 आ गया। अब ये 10 इतना सीधा सीधा आ गया। अब एक और गणित बता रही है वो वही 10 लाने के लिए। तो क्या करना है, जो हमको चौथा भेद विवक्षित है तो गच्छ के प्रमाण को 4 को अव्यवहित पूर्व के भेद से 3 मिलाकर, तो हमारा गच्छ का प्रमाण 4 है तो 4 पहले अतीय दिए, मतलब 4 के पहले कितने हो गए 3। हमको प्रमाण कितना लेना है, चौथा लेना है। तो चौथे लेने के लिए जो पहले है वो कितने हो गए, चौथे लेने के लिए पहले उसके 3 स्थान लिए हैं। गच्छ स्थान हमारा 4 है तो उसके पहले कितने आ गए 3 स्थान। तो उस 4 में पहले के 3 मिला दिए तो कितने हो गए 7 हो गए। रुवुन गच्छ, अब उसमें से एक गच्छ कम कर दीजिए, 6 बचे। अब 6 बचे तो फिर विवक्षित गच्छ जो है तो उभय भी गच्छ सय, मतलब इन दोनों में वह गच्छ मिला देना है जो हमारा विवक्षित है। तो अब उसमें वो गच्छ मिला दिया तो 6 में वो 4 मिला दिए तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 यही गुणाकार का प्रमाण है, मतलब चौथे स्थान को विवक्षित करने के लिए आवली के असंख्यातवें भाग को 10 बार रखना पड़ेगा। यही विवक्षित भेद का संकल्पित धन है। इसी तरह सभी विकल्पों में गुणकार का प्रमाण समझना चाहिए। मतलब यदि सबका हमें नहीं गिनना है तो ऐसा निकाल लीजिए। मतलब ये जो गणित है ये वही वाला गणित है जो हमने लिए थे विकल्प निकालने के लिए। उत्कृष्ट से जघन्य को माइनस कर दीजिए और उसमें एक प्लस कर दीजिए। अब इसमें क्या बता रहे हैं, चौथा भेद विवक्षित है तो चौथे के पहले कितने भेद है अव्यवहित, मतलब वो हमें को विवक्षित नहीं है, वो 3 भेद है। तो 4 में 3 मिला दीजिए, कितने हो गए 7। अब उसमें से एक कम कर दीजिए, वो हो गए 6। अब जितने वे क्रमांक का हमारा विवक्षित गच्छ है वो 6 में मिला दीजिए तो 10 हो गए। तो ये सीधी सीधी 10 संख्या यहाँ पर आ जाती है। अब यह संख्या चाहे 1 2 3 4 में इसको आपस में मिला दो तो 10 आने हैं, या फिर 4 में पहले के 3 मिला दिए 7 हो गए, इसमें से एक माइनस किया 6 हो गए, और फिर वो जो 4 है वो 6 में मिला दिए तो 10 हो गए। तो ये संकल्पित धन इस तरह से दोनों भी तरह से आ सकता है, यही बात इसमें समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दो तरीके से संकल्पित धन निकालने की विधि हमको यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये जो संकल्पित धन है वो इस तरह से दो के अनुसार हम निकाल सकते हैं। बस इतनी ही बात यहाँ पर बताई जा रही है, बाकी इसमें कुछ विशेष गाथा में नहीं। फिर भी एक बार समझिए, उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान है तो ये उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जघन्य उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान है। इस उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान में हमें जघन्य परमावधि ज्ञान से उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान तक जितने भी विकल्प हुए उन विकल्पों में से जो भी एक विकल्प निकालना है उसको असंख्यात कितना है ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या बता रहे हैं, इसकी विधि यहां पर बता रहे हैं, किसके
संकल्पित धन को निकालने की विधि। तो इन्होंने दिया गच्छ के समान धन और गच्छ से तत्काल अतीत, अतीत मतलब उसका पहला जो विवक्षित भेद है, उस विवक्षित भेद से पहला वो उसका अतीत आएगा। विवक्षित गच्छ से एक कम गच्छ का प्रमाण उसको मिलाना है, तो संकल्पित धन जो है वो आ जाएगा। तो इन दोनों गच्छ को उभय मतलब इन दोनों गच्छों को मिलाने से गच्छ का संकलित धन के प्रमाण का गुणकार हमको प्राप्त होगा। जिस क्रमांक के भेद की विवक्षा हो, एक से लगाकर उस विवक्षित भेद पर्यंत एक एक अधिक संख्या को जोड़ने से जो प्रमाण आवे उतना ही संकलित धन का प्रमाण है। जैसे प्रथम भेद में एक अंक है तो उसका संकलित धन एक है, दूसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2 है तो ये 3 हो गया। अब देखिए इस गाथा के माध्यम से 1+2 = 3 को समझते हैं। तो हमें स्थान कौन सा विवक्षित है? 2। इसके पहले का कौन सा स्थान है? 1। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर 2+1 3 हो गए, -1 कर दिया 2 हो गए, और उसमें जो स्थान अभी हमको विवक्षित है वो स्थान उसमें मिला दिया, ठीक है ना। तो वो दूसरा स्थान है। तो 2+2 4 हो गए, एक उन एक कम कर दिया तो 3 स्थान आ गए, तो एक ही बात है। तो सीधी सीधी सी बात देखो, जिस क्रमांक के भेद की विवक्षा हो, एक से लगाकर उस विवक्षित भेद पर्यंत एक एक अधिक अंकों को जोड़ने से जो प्रमाण आवे उतना ही उसका संकलित धन होता है। जैसे प्रथम भेद में एक ही अंक है तो उसका संकलित धन 1 होगा, दूसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2 है तो उसका संकलित धन 2 होगा, तीसरे भेद में संकलित धन का प्रमाण 1+2+3 = 6, इस प्रकार से 6 होता है। इस तरह जिस स्थान में जितना भी संकलित धन का प्रमाण आता है उतनी बार अवली के असंख्यातवें भाग को परस्पर गुणित करने पर जो प्रमाण आवे वही उस विवक्षित भेद का गुणाकार होता है। जैसे छठे स्थान का संकलित धन 21 है तो 21 बार अवली के असंख्यातवें भाग को परस्पर गुणित कर लिया, जो गुणनफल आया वह छठे स्थान का गुणाकार हुआ। इसी तरह अन्य स्थानों के भी गुणाकार हमें निकालने आने चाहिए। अपने अपने गुणाकारों से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र के लोक को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे वह परमावधि के उस नंबर के भेद के क्षेत्र का प्रमाण है। और देशावधि के उत्कृष्ट काल का मतलब एक समय कम पल्ले का यदि हम उसमें गुणित करेंगे तो परमावधि के उस विवक्षित भेद के काल का प्रमाण आएगा। जैसे छठे स्थान का संकल्पित धन 21 है, 21 बार अवली के असंख्यातवें भाग को हमने रखा, परस्पर गुणित किया, जो गुणनफल आया उसको लोक को गुणित करने पर परमावधि के छठे भेद का क्षेत्र प्रमाण आएगा। या फिर उस प्रमाण को विवक्षित गुणनफल को एक कम पल्ले से गुणा करने पर जो प्रमाण आएगा वो परमावधि के छठे भेद के काल का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। इस तरह से संकलित धन को निकालने की जो विधि है वह 2 प्रकार से हमको बताई गई, ठीक है। ये 417 और 18 नंबर की गाथा जो है इस तरह से हमको विषय यहाँ पर बताती है। 19वीं गाथा क्या बता रही है एक बार देखते हैं। परमा वही वर खेतेना, परमा वही वर खेतेना, वही दवु कसवो ही खेतम तू, वही दवु कसवो ही खेतम तू, सौवा वही गुणगारो, सौवा वही गुणगारो, काले भी असंकलो गोदू, काले भी असंकलो
गोदू। एक साथ बोलेंगे, परमा वही वर खेते न, वही दवु कस वो ही खेतम तू, सौवा वही गुनगारो, काले भी अंकलो गोदू। परम अवहि वर, परम मतलब उत्कृष्ट, जो परमावधि जो ज्ञान है उस परम अवधि, वर मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र में, ठीक है, तो उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान है उस अवधि ज्ञान के क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का अवहिदस्य भाग देना है। क्या करना है देखो, परमावहि अवहित, परमावधि का अवहित मतलब भाग देना है। किस में देना है, तो अंत में लिखा है ओ ही खेतम तु, मतलब अवधि ज्ञान का क्षेत्र। अब किसका, वर मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान के क्षेत्र का भाग दिया। अवधि ज्ञान, संपूर्ण अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है, उसमें परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दिया। अब वह भाग देने से क्या हो गया देखो, परमा अवहि वर, उत्कृष्ट अवधि, परमावधि, परमावधि वर मतलब उत्कृष्ट क्षेत्र का अवहित भाग देना है किसमें, उक्कसम ओहि खेतम, तो उक्कस मतलब उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान के क्षेत्र का भाग देने पर जो भी प्रमाण हमको प्राप्त होगा, सवा अवहि गुणगारो, वह सर्वावधि के क्षेत्र के संबंध के लिए गुणकार है, उतना सर्वावधि संबंधी क्षेत्र के लिए गुणकार होता है। काले भी, काल भी मतलब सर्वावधि का काल भी, असंख्य लोगो दु, उसके काल का प्रमाण भी असंख्यात लोक का गुणाकार है, असंख्यात लोक का उसमें गुणाकार करना पड़ेगा। तो अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र को परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दिया, अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसको परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दिया, ये क्या होगा, ये सर्वावधि का गुणकार हमको प्राप्त हो गया। और काल भी असंख्यात लोक प्रमाण जो है उसको असंख्यात लोक का गुणकार है। इसका भावार्थ देखिए, असंख्यात लोक के प्रमाण को 5 बार लोक के प्रमाण से गुना करने पर, ध्यान से, असंख्यात लोक के प्रमाण को 5 बार लोक के प्रमाण से गुना करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है। इतना क्या है, सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है, मतलब असंख्यात लोक का प्रमाण है, उसको 5 बार गुणित कर लिया लोक के प्रमाण से ही जो राशि उत्पन्न, ये सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है। अब इस उत्कृष्ट क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दिया, अब सर्वावधि के क्षेत्र संबंधी गुणकार का प्रमाण है, मतलब इतने सर्वावधि ज्ञान का जो है उतना गुणकार का प्रमाण निकलेगा, अर्थात इस गुणकार का परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाण के साथ गुना करने से सर्वावधि के क्षेत्र का प्रमाण निकलता है। अब ये जो गुणकार निकला इसको भी फिर क्या करना है, परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुना करना है, इतना सर्वावधि के क्षेत्र के गुणकार का प्रमाण निकलता है। कहने को तो हम बोलते हैं सर्वावधि संपूर्ण लोक को जानता है, लेकिन वह लोक भी कैसा है उसको पहले तो 5 बार गुणित किया, अब जो प्रमाण आया उसको परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दिया, अब जो उत्तर आया वह सर्वावधि के क्षेत्र संबंधी गुणकार निकला, अब इस गुणकार को भी परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रमाण के साथ गुणाकार कर, यह सर्वावधि के क्षेत्र का प्रमाण निकला। इसी तरह सर्वावधि के काल का प्रमाण निकालने के लिए असंख्यात लोक का गुणकार है,
असंख्यात लोक के कार को परमावधि के उत्कृष्ट काल के प्रमाण के साथ गुणाकार करने से सर्वावधि के काल का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। इस तरह से परमावधि के विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल का प्रमाण निकालने के लिए और भी दो उदाहरण हमको यहाँ पर देंगे, उसको हम कल की कक्षा में लेंगे। आज हमने पढ़ा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देने से जो लब्ध हमको प्राप्त हुआ उतना सर्वावधि संबंधी क्षेत्र के लिए गुणकार है, और सर्वावधि काल का प्रमाण लाने के लिए असंख्यात लोक का गुणकार है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, परमावधि के उत्कृष्ट के साथ गुणाकार करने से हमको वह क्षेत्र प्राप्त होगा। इतना हम आज की कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखिए प्रश्न। हाँ, वीणा दीदी जी जैन बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी हाँ एक बोलिए। तो मेरे को बता दिए गच्छ किसे कहते हैं। गच्छ गच्छ। मतलब जो हमको प्राप्त करना है, विवक्षित लक्ष्य हमारा, वो होता है अच्छा। गच्छ। और विभक्षित किसे कहते हैं। विभक्षित विभक्षित क्या होता है विभक्षित। विवक्षित नहीं, विवक्षित। विवक्षित हाँ मतलब जिस स्थान पर हमको पहुंचना है उसी को गच्छ कहते, उसी को विवक्षित कहते। कौन सा स्थान प्राप्त करना है अच्छा। भाई, उसमें 14 स्थान में से 7 परमावधि के लिए थे, 8 से लेकर 14 तक। अब हमको अच्छा। उसमें से 9वां स्थान प्राप्त करना है, तो 9वां ही अच्छा। हमारे लिए गच्छ बना, 9वां ही हमारे लिए विवक्षित बना। ठीक है। अरे एक भैया जी आपने 14 पूर्व लिख रखा, तो 14 पूर्व की संख्या 195 अभी वो देखो, लिखा ये जाएगा। अभी आज से विषय से संबंधित आप पूछो ना, प्रश्न पत्रिका का यहाँ नहीं मत वो पूछो भैया कुछ। जी मुझे ये बता दो 195 लिखे हैं वहां सुनो पे। मेरी बात, अभी प्रश्न पत्रिका कुछ डिस्कशन मत करो, इससे संबंधित ठीक है प्रश्न ठीक है सिर्फ पूछो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया जी यही पूछना था। मेरी बार बार सभी से निवेदन है, प्रश्न पत्रिका आप हल कीजिए ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गलत होने दीजिए, फिर आप उसको पुस्तक से मिलान कीजिए। इससे आप सभी का अध्ययन अच्छे से होगा। कल नीलम दीदी का एक प्रश्न था, उनका भी बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ जब उन्होंने देखा। फिर एक दीदी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जो संख्या आ रही है वो चुलिका की वो गलत आ रही है। मैंने बोला आप मुझे व्हाट्सअप करो, तब तक पूर्णिमा दीदी जी ने उनको बोल दिया कि भाई आप भेद ही गलत गिन रहे हो। तो जब समझ में कब आएगा, जब हम खुद देखेंगे। हम जब रेडीमेड सब देखेंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा। मेरा पुनः पुनः निवेदन है, आप खुद सॉल्व कीजिए, खुद वहां तक पहुंचिए, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं बैठा ही हूं, 2-4 दिन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ, डॉक्टर रुचि दीदी जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो गाथा 418 है उसके हाँ अनुसार उन्होंने यहाँ पे विवक्षित क्षेत्र 4 लिया है और उसमें पूर्व के भेद 3 को अपन ने ऐड किया फिर 1 हाँ माइनस किया। ठीक हाँ है। हाँ हाँ लेकिन अगर यही चीज हम यही अप्लाई कर रहे हैं विवक्षित क्षेत्र 5 में, हाँ तो 5+4 5+4 किया 9, 9 हाँ माइनस 1 किया 8 हो गए। और हाँ 8 में हमने फिर से ऐड किया 4, 8 में 5 ऐड किया तो भैया जी 13 आए। यहाँ पे हाँ। संश्लेषित हमको मिल रहा है 13, लेकिन हम्म, अगर हमने 417 गाथा नंबर के अनुसार करेंगे तो हमें उसका गच्छ मिलता है 15। तो ये कैसे फिर होगा। 1 मिनट। हाँ, 418 नंबर की गाथा देखिए। हाँ 418 नंबर में गच्छ के समान धन और गच्छ से तत्काल अतीत जो विवक्षित भेद है उसका पहला भेद। तो हाँ। जो विवक्षित गच्छ से एक कम गच्छ का संकलित धन, इन तो दोनों को मिलाने से गच्छ का संकलित धन का प्रमाण गुणकार होता है। तो गच्छ के समान धन और गच्छ के तत्काल अतीत, तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था 4 और गच्छ का अतीत लिया था 3, तो 4 हाँ और 3 हो गए थे 7। ठीक है। जी। अब इस हाँ 7 में से जो विवक्षित भेद से पहला भेद, ये इसमें हमने मिला दिया था, तो सो विवक्षित गच्छ से एक कम किया। तो एक हाँ कम किया तो हमने 4 में से एक कम किया तो 6 आ गया था इसमें। 7 में। हाँ, 7 में से एक कम किया तो 6 हो गया था।
हाँ अब इसमें विवक्षित गच्छ और ये 6 इन दोनों को मिलाने से ये 10 हो हाँ गया था। तो हाँ 4 का भी 10 आ रहा है और ऐसे मिलाने से भी 10 आ रहा है। ये तो 10 मतलब 4 के अनुसार तो बराबर आ रहा है। अब हाँ 5 बिल्कुल। के स्थान पर आप बोल रहे हैं तो हमने हाँ मिलाया 1 + 2 3, फिर 3 मिलाए, 3 और 3 6, फिर 4 मिलाए तो 10, और फिर अगले अगला कौन सा स्थान हुआ अब? 5, 5, पांचवा। 15 तो 15 मिलाया, आया। 15 हो गया। ठीक है। हाँ अब हाँ इसके अनुसार हम ये देखते हैं गच्छ के समान धन, तो 5 जो हमारा जो हाँ अभी हमको प्राप्त करना है पांचवा, गच्छ से हाँ तत्काल अतीत जो विवक्षित भेद है, तो विवक्षित भेद से पहला भेद 4। मतलब 5 से पहला भेद 4। अब हम्म विवक्षित गच्छ से एक कम किया तो हम्म 5 और 4 हमने मिलाए 9, 9 में से एक गच्छ कम किया तो हो गए 8। अब इसमें इन दोनों को मिला दिया तो किसको किसको मिलाना है? 9 और 5 को। 5 कैसे? 9, 9 और -1 8, तो 8, उसी 8 और विवक्षित। हाँ 5 और 13 होंगे। 13 होंगे। और यहाँ पर उसका धन का प्रमाण आ रहा है 15। 15। ठीक है हाँ ना? तो इसमें क्या होगा, गच्छ के समान धन और गच्छ का तत्काल अतीत को इन दोनों को मिलाना है। तो 5 और 4 9 हो गए, 9 से एक गच्छ कम किया तो 8 हो गए। 8 में जो हमको चाहिए वही उसमें मिला दिया तो 13। बराबर है। ये तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है 18 हम्म के अनुसार। इसको थोड़ा सा हम देख कर बोलते हैं। सही पकड़ा दीदी आपने, ये गलत हो बिल्कुल। रहा है। हाँ ठीक है भैया जी। ठीक है ना? इसको हम देख के ओके। बोलते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ मतलब आचार्य की तो गड़बड़ नहीं होगी बात, नहीं, कुछ ना अपने में कुछ कुछ हो रहा है। बात अपने से मिस हो रही है। हाँ गच्छ हाँ समा तत्कालीय अतीत, जो गच्छ सम है, यहाँ गच्छ सम मतलब जो समान धन हमको प्राप्त करना है, तत्काल अतीत उससे अतीत जो है उसमें मिलाकर रुवून गच्छ एक गच्छ कम करना है। जो धन प्राप्त हुआ उभय विय गच्छस उन दोनों गच्छों को मिलाना है। फिर जो धन प्राप्त होगा वही गुणाकार है। ठीक है ना? गाथाकार तो बराबर लिया लेकिन कुछ एक बात मिस हो रही है। इसको मैं हाँ। देखता हूँ, देख कर बोलता हूँ कल की कक्षा में। जी भैया ये जी। बिल्कुल सही हुआ, आपने सही पकड़ा ये। हाँ ठीक ठीक धन्यवाद दीदी। भैया। जी जी। लक्ष्मी दीदी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जैनेन्द्र। हाँ भैया जी, जैसे है ना अभी ये सब पढ़ाने से समझ में आ रहा है। और जैसे इनको मतलब जिस तरीके से लाइंस में लिखने में जब सुविधा अच्छी हो जाएगी, जब आप चार्ट से इन कांडकों को एक से जितने भी हैं उनको समझा के वापस प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है वो करके बताएंगे तो हम जल्दी से पकड़ पाएंगे शायद। ठीक है ना? ठीक है। कांडक मतलब 19 कांडक ना? हाँ वो सब 19 को ही का चार्ट से एक बार। हाँ तो वो ठीक क्या है ठीक है। हमारे आंखों में भी रहेगा कि इसके बाद ऐसे इसके बाद नहीं, ऐसे, तो आपको मैं चार्ट। परसों ही बोला था कि आपका वो बना रहा हूँ, थोड़ा सा बचा है अब उसमें। हाँ लगभग 380 गाथा तक मैं पहुंच गया। उससे हाँ आगे जी का भी भैया अभी जी। बना रहा हूँ तो एक साथ उसमें कांडक भी आ जाएंगे। कांडक का भी शुरू नहीं हुआ है उसमें। तो भैया जी वापस से आप समझाएंगे क्या, एक से फिर वापस समझाऊंगा से? ना, मैं फिर से समझाऊंगा। इसलिए अब हाँ उसको जो है ना विषय को क्लोज कर दिया, कांडक के विषय को आगे बढ़ गए हम। उसको ले लेंगे एक बार फिर से बनने के बाद। ठीक है ना? हाँ भैया जी, एक्चुअली ताकि इसी पूरी इसी लाइन भी रविवार को बनाना था लेकिन हमारे बुआ के लड़के की शादी होने के कारण मुझे जाना पड़ा। तो पूरा संडे मेरा उधर हाँ, चला गया। अच्छा अच्छा भैया जी, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना? थैंक यू हाँ भैया हाँ जी। जी जी जी। नीलम दीदी जी बोलिए। अब जय आप श्री उत्तर दीजिए पहले कल के प्रश्न का। भैया जी, वो हम्म मतलब ये था कि ये जो 14 पूर्व और 12 जो अंग हैं, अ, हम्म उस उसका मतलब, एक सेकेंड, इनका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है ना, ये पूरा श्रुत क्या बोलते हैं अपना हम्म। द्वादशांग। हाँ, तो पूर्व में वो आ गया, पर मुझे पूर्व समास का नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी समझा कि नहीं समझा आपको कुछ? नहीं, वो मतलब मुझे लगा कि ये मतलब यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक एक अक्षर बढ़ते बढ़ते यहाँ ही पूर्णता हो जाती है, ऐसा मानेंगे उसको अपन? नहीं, आगे पूर्ण
द्वादशांक तक आना पड़ेगा ना आपको। हाँ, वो द्वादशांग तक आए ना अपन, मतलब पूर्व में हाँ तो पूर्व 14 पूर्व हुआ, तो फिर उसमें एक जगह लिखा था 14 पूर्व, एक सेकेंड, 14 ये ग्रंथ रूप श्रुत की विवक्षा की आचारांग आदि 12 और उत्पाद आदि 14 भेद है। तो हाँ यहाँ तो इस हिसाब से होगा क्या वो, क्योंकि इसमें देख 14 पूर्व और 11 अंग, मतलब जो 12 अंग में जो 11 अंग और ये 14 पूर्व आ गया तो कंप्लीट हो जाएगा ना द्वादश अंग। हाँ, फिर वो देखो द्वादशांक पूर्ण लेना पड़ेगा। आप हाँ सिर्फ पूर्व तक रुके हैं, पूर्व के जी। आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो पूर्व के आगे क्या मतलब द्वादशांग के उसके बाद भी और कुछ होता है क्या? देखो, जो 14 नंबर का पूर्व है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व, ठीक है। हाँ अब हाँ यहाँ पर पूर्व संपूर्ण हो गए। अब यहाँ तक के जो अक्षर है वो कैसे है, वो अपुनरुक्त है। अब इसके हाँ बाद अंग बाह्य श्रुत ज्ञान होगा कि नहीं होगा, हाँ वो भी तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना। हाँ। तो वो अक्षर कहाँ जाएंगे, वो अक्षर हमको कहाँ से मिले, तो हमने उसी से लब्ध मतलब अच्छा। भागफल जो दिया हाँ था, जो राशि वहां पर प्राप्त हुई थी, उतने अक्षर हमारे बाकी थे। वो जी जी। अक्षर जो थे उससे अंग बाह्य की रचना हमने पढ़ी थी, बराबर ठीक है। है। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी उसमें हमको लेने पड़ेंगे। अंग बाह्य अक्षर को आप छोड़ दे रहे हैं, अंग बाह्य अक्षर भी उसी से लिए। अब देखो परीक्षा में पूछा अंग बाह्य किसको लिया, तो अंग बाह्य जो है, जब अंग पूर्व का वर्णन उन्होंने दिया है क्या है, तो इसके अलावा जितने अक्षर बचेंगे वो अंग बाह्य के अक्षर है, ये जी आपको भैया लिखना पड़ेगा। जी। ठीक और है भैया जी, और जी। भैया जी जैसे ये प्रथम कांड में जघन्य क्षेत्र का और उत्कृष्ट जघन्य क्षेत्र और जघन्य काल का और उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल का दिया है, तो हाँ। दूसरे कांडक में फिर जो क्षेत्र गणांगुल का प्रमाण काल कुछ का एक आवली है ना, तो हम्म। इसमें उत्कृष्ट जघन्य का नहीं है क्या हाँ दूसरे देखो, तीसरे? आप देखो फिर से आपने एक विषय मिस किया। ये भी आपको बताया था कि जो अब समान दे रहे हैं वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट दे रहे हैं, और इससे पहले का जो उत्कृष्ट है उसमें कुछ अधिक करने से अगला जो है वो जघन्य हो जाएगा। जी हाँ, ओके ओके भैया जी। ये भी बताया था कि नहीं, बोलो आप। जी बताया था आपने, मिस हो गया था। भैया जी हाँ एक चीज ठीक। पूछ लूं मैं आपसे, जैसे अवधि ज्ञान होता है ना, हम्म। अवधि ज्ञान और अवधि रिद्धि में कोई अंतर होता है क्या? अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान रिद्धि में अंतर होता है क्या? अवधि ज्ञान रिद्धि और अवधि ज्ञान में नहीं, अंतर नहीं होता है। जब अवधि ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वही अवधि ज्ञान रिद्धि वो मुनि महाराज जी की मानी जाती है। तो उसमें पावर ज्यादा हो जाता होगा क्या अवधि ज्ञान रिद्धि में? अवधि ज्ञान जैसे अवधि ज्ञान तो देखो 4 ही अवधि ज्ञान जो होता है, अवधि ज्ञान तो असंयमी को भी हो रहा है, है। लेकिन जी अवधि ज्ञान रिद्धि जो है वो परमावधि और सर्वावधि रूप है। तो वो सिर्फ मुनि महाराज जी को ही होती है, वो भी तद्भव मोक्षगामी, इसलिए उसकी पावर तो बहुत अधिक होगी ही होगी। अच्छा, ठीक है भैया जी। ओके। जय ठीक जिनेन्द्र है। जी। जी, धन्यवाद। पारुल दीदी जी जबलपुर, बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो भी आप वो स्थान वाला बता रहे थे, गच्छ स्थान और विवक्षित स्थान का, तो वो हाँ और भी कई संख्याओं में वो चीज फिट नहीं हो रही है भैया जी। हाँ हाँ, नहीं वो बराबर है, वो तो एक दो में भी नहीं हो रही है। अभी देखा ना तो, और वो भी बोले तो वो हाँ 18 नंबर की जो गाथा है ना, 418, उसको थोड़ा हाँ। सा एक बार और समझता हूँ, मैं ही समझ के लेता हूँ। मैंने क्या वो ठीक चार है। का उदाहरण ये ग्रंथ में दिया है, चार में लगा लिया मैंने, बाकी लगा के देखे नहीं, तो मैं बोला नहीं, चलो ये चार तो के हो गया अलावा ये। जो 3 में लगा रहे थे वहां बैठ रहा था, लेकिन आगे जो लगा रहे हैं उसमें नहीं बैठ रहा है। नहीं, दो अच्छा, में भी और नहीं बैठ रहा है, दो में भी नहीं बैठ रहा है। 2 में भी नहीं बैठ रहा, 2 और 1 हाँ नहीं 3। बैठ रहा ना वो, इसलिए थोड़ा देखता हूँ मैं, उसमें कुछ ना कुछ बात मिस अच्छा हो रही है, वो अच्छा भैया अपने सी जी। हो रही है। हाँ वो बोलो बोलो ठीक है। बोलो। ये एक क्वेश्चन और कि अभी आप जो और लास्ट वाली गाथा में ये बता रहे थे कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में जब हम परमावधि उत्कृष्ट क्षेत्र का मतलब भाग देते हैं, तो जो लब्ध आता है वो सर्वावधि का गुणकार होता है। तो हम्म। सर्वावधि का गुणकार मतलब यहाँ कहीं और भी गुणा करना पड़ेगा उस लब्ध को, मतलब हम सर्वावधि का उतना मानेंगे या और भी कहीं गुणा करना, गुणकार मतलब देखो चीज नहीं समझ। उसको भी क्या करना पड़ेगा, जो परमावधि का द्रव्य हमें प्राप्त हुआ है उससे उसको गुणित करना पड़ेगा। जो गुणकार सर्वावधि के। आएगा, गुणकार मतलब हाँ गुणनफल, वहां पर जो गुणनफल उसका प्राप्त हुआ हमको,
उसको परमावधि के उत्कृष्ट जो द्रव्य उससे फिर गुणित करना पड़ेगा। मतलब ये बता रहे हैं परमावधि से सर्वावधि असंख्यात गुना अधिक है, तो कितना असंख्यात गुना अधिक है, तो वो वहां पर उत्तर बता रहे हैं। अच्छा, तो गुणकार का मतलब ये जब कहते हैं ऐसा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं और भी गुणा उसमें होना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। ठीक है। जय श्री। कुमकुम दीदी जी जैन बोलो। जय हिंद भैया जी। भैया हाँ जी बोलो। जैसे है ना, अभी आपने पहले जो वो 4 का जो घन किया था उसमें जो 64 का, हाँ। और फिर इसमें आपने जो 10 संख्या ली, तो उसका फिर आपने घन क्यों नहीं करा? किसका? जैसे 4 का कहना 64 आया, 64 का भी हाँ, 10 से गुना करा 640। कौन से नंबर की गाथा की बात कर रहे हैं आप? ये इससे पहले आपने बताया ना 416 में, जो आपने समझा रहे थे पहले, तो इसमें 4 का घन से बताया था आपने 640। पर इसमें आपने जो बताया है खाली 10 का, तो 10 का फिर घन क्यों नहीं करे फिर हमने ऐसा घन मतलब घन माना जाएगा या खाली इसी को घन मानेंगे? मैं मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ना इसमें लिखा हुआ है ना घन, मतलब घन एक तो ये हो गया जैसे 10 को 3 बार गुना करना, 4 को 3 हाँ बार गुना करना। हाँ हाँ ठीक है, तो आपने जो इससे पहले जो 416 के उसमें आप बता रहे थे 15 में, उसमें आपने 4 का घन लिया था ना, 64 बताया था आपने, हाँ। और 64 को भी 10 देखो से गुना वो घन नहीं, वो वहां 6 की पावर वहां पर बोला था मैं कि उसको 6 बार गुणित करना है। मतलब आवली के असंख्यातवें भाग को, भाई आवली के असंख्यातवें भाग को कितनी बार गुणित करना है, तो जितनी हाँ उसकी संख्या आएगी, 1 2 3, तो तीसरे स्थान हाँ की जो संख्या होगी वो 6 नंबर की होगी, तो अवली के हाँ असंख्यातवें भाग को 6 बार गुणित करना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला हाँ। था उसको 6 का पावर प्राप्त होगा, ये बोला नहीं था। तो वो 64 कभी 64 तो 6 में आएगा नहीं, 64 आया था ना वो। कैसे होगा? 6 को 6 बार हम वो तो गुणित करेंगे। वो वहां पर वो क्या तो बहुत किया था, ज्यादा है। 2 को लिया था हमने, 2 की संख्या को 6 बार लिया दो था, की 6 बार उदाहरण लिया था, 2 हाँ, का 2 की लिया 6 बार था। लिया था। हाँ, 2 की तो 6 बार लिया था आपने इसमें। तो 2 को 6 बार देने से वो 64 आया था, 6 का हाँ नहीं जी, आया हाँ जी। था। अब 6 के लिए 2 का 6 बार लिया था। तो ऐसे हाँ। इसमें जो भी आपने जो इसमें 418 में जो 10 संख्या आई ना, 4 का करना 10 संख्या आई, नहीं नहीं तो नहीं आप नहीं 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 इसमें नहीं नहीं, मतलब सुनो सुनो बात, वो विषय नहीं है। ये विषय यहाँ पर ये था कि वहां पे जो 404 का अंक देने के बाद जो 10 बार आई, तो दस हाँ बार अवली का असंख्यात भाग रखना है, ये उत्तर वहीं पर भी आया। अच्छा लेकिन उनका ये बोलना है कि अच्छा 10 ये लिखने से तो आया, लेकिन हाँ। बाकी संख्याओं का उत्तर वैसा बराबर नहीं आ रहा है दोनों तरीके से। अब बाकी संख्या वो में नहीं अलग आ रहा प्रश्न ये है, है। आपका अलग हाँ है। ठीक है, वो हाँ जी। अवली का असंख्यात का वो नहीं पूछ रहे वो। ठीक। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि मतलब घन, कि घन मतलब करना है या मतलब घन नहीं, इसी को घन घन की बात मानेंगे? ही, घन शब्द छोड़ दो अभी आप, यहाँ घन का कोई विषय नहीं है। जितनी अच्छा हाँ ये, संख्या आएगी उतनी बार रख के उसको गुणित करना है। ठीक है। तो इतनी बार रखे उसी संख्या 3 बार हाँ, गुणा। बस ठीक है बस। भैया जी। डीसीजी जैन बोलिए आप। ये जी जो संकलित घन का जो है सूत्र दिया हुआ है मेरे पास इन चार्ट में लिखा हुआ है, n मल्टीप्लाइड बाई n+1/2। हम्म। तो इसमें जैसे 5 रखा जाए, 5 और एक 6, 6/2, ये 15 हो जाता है, या 2 रखो तो ऐसे ही हो जाता है। मतलब जो है इसकी जो n मल्टीप्लाइड बाई n+1/2, ये इसका सूत्र दिया हुआ है। नहीं, वो तो सूत्र अपन ने निकाला। जो गाथा कह रही है ना, हाँ गाथा वो, के अर्थ में क्या गड़बड़ हो रही वो अपने को ढूंढना है। हाँ ये मतलब नहीं, जो इन चार्ट वाले में जो जो वो है उसमें ये सूत्र दिया हुआ, आपका ये कहाँ से लिखा उन्होंने वो पता नहीं। नहीं ठीक है, देखो वो तो आप, वो कहाँ से लिया उन्होंने, वो लिया पहले वाले में से। जो उन्होंने लिखा ना, जितनी संख्या आएगी उतनी बार उसको रखो और उसको प्लस करो, वो सूत्र वहां से बना दिया। देखो वो सूत्र क्या है, वो है 418 नंबर की गाथा। हाँ, वो आप सूत्र बोल रहे हैं आवली के असंख्यातवें भाग को। ठीक है ना, तो वो जितनी भी संख्या आई उसको यन माना है उन्होंने। ठीक। तो यन हम्म। गुणित n+1 हाँ। डिवाइड बाय 2 बराबर। जी। हाँ, तो अब उसको यन मान लो हम तीसरे संकलित धन ले रहे 3, 3 हम्म। गुणित 3+1,
तो वो क्या हो जाएगी, 3 + 1 तो 4, चार, चार 4 तो × 3 को 12 12 बताते हैं, डिवाइडेड बाय 12। 2 तो 6। हाँ 6। ठीक है, ये हाँ तीसरे स्थान पर आया। अब यस। इसको पांचवें स्थान पर हमने लिया, तो हाँ 5 × 5 + 1। ठीक है, हम्म तो हम्म 5 + 1 हो गए 6, और इधर 5, 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाय 2 ये 15, ये आ गई बराबर है। है ना। लेकिन इस गाथा के अर्थ में क्या कह रहे हैं, जो स्थान आपको प्राप्त करना है उसके पहले स्थान को उस स्थान में से माइनस कीजिए। तो हमको जो मान लो 5वां स्थान प्राप्त करना है, तो उसके पहले का अतीत का स्थान 4 है, तो 5 में से 4 गए, कितने हम्म बचे? 5 में 4 गए थे, एक बचा। देखो, तो गच्छ के तत्काल अतीत विवक्षित में पहला जो भेद है वो उसमें मिलाना है। तो 5 में पहले तो 4 मिला दीजिए, 9 हो गए। 9, फिर 9 उसमें से 1 कम कर बचा। दीजिए तो 8 हो गए। 8 हो ठीक है, गया। 8 में फिर वही स्थान मिला दीजिए, तो 8 में 5 मिला दिए तो 8 13 हो गए। तो तो ये 13 हो गए। 418 का अर्थ हो रहा है। तो गच्छ हाँ के समान धन और गच्छ से तत्काल अतीत, इन विवक्षित भेद से पहला भेद जो विवक्षित गच्छ से एक कम गच्छ का है उसको मिलाना है। तो ये थोड़ा सा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, बस वो 418 की बात उसमें फिट नहीं हो रही है। और आपने अभी जो ये सूत्र बताया है, यह हम्म सूत्र किसका है, संकलित धन का है, लेकिन वो पहले वाली राशि के अनुसार है। जो अच्छा। पहले वाली हमने ली थी ना भाई, हाँ 3 का लेना है, तो 3 में हम्म क्या करना पड़ेगा, 1, 2 और 3 ऐसी राशि है। तो 1 हाँ + 2 मतलब ये हो गए 3 + 3 हाँ आगे के, तो ये 6 हाँ हो गए। तो वो 6 राशि वहां से भी प्राप्त हो गई है। तो ये सूत्र उस गाथा के अर्थ में कैसे फिट हो रहा है इसको देखना है। ये ठीक। आपका सूत्र तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गाथा के अर्थ में कैसे फिट हो रहा है वो दिक्कत है। चलो ठीक है। उसको चलिए निकाल कर कल बताते हैं। ठीक ठीक। बाकी जो सूत्र आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, संकलित धन के लिए वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो गाथा अर्थ में कैसे फिट हो रहा है उसको एक बार देखना है। ठीक है, ठीक ठीक है जी। इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।